हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नई क्लास में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया जो कि रिंकी शर्मा जी हैं, उनको DSSB क्लासेस चाहिए। तो मैं उनके लिए यही कहूँगी कि आप जो मैं क्लासेस करवा रही हूँ वो आपकी DSSB है, आपका EMRS है, KBS है, UPTGT PGT, ऑलमोस्ट सभी के लिए। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी का जो भी हम मैटर लेके आ रही हूँ वो सभी के लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिट है, बेहद फ़ायदेमंद है। तो उनसे मैं कहूँगी रिंकी जी, आप जो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ उनको आप प्रॉपर देखिए और बाकी अपनी सेल्फ स्टडी भी करिए जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास को फटाफट से स्टार्ट करूंगी। उससे पहले आप लोग फटाफट से क्या करिए, काम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि EMRS PGT में जो आपका सिलेबस लगा हुआ है, मैंने आदिकाल के 2 टॉपिक जो कि 3 थे, मैंने 2 टॉपिक आपके वीडियोस बना दिए हैं। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट मैंने बना दी, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आज की जो क्लास है वो भक्ति काल से संबंधित है। तो भक्ति काल की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से मानी जाती है, जब हम आचार्य शुक्ल जी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो बताते हैं कि भक्ति काल का उदय जो हुआ है वो ऐसे हुआ है कि वहाँ की जनता जो थी, यानी कि कहाँ की, जब भक्ति काल का समय था, जब प्रारंभ हुआ तो जनता बहुत परेशान, निराश, हताश थी, मुसलमानों के अत्याचार से सताई हुई थी। तो उन्हें और कोई मार्ग न सूझा सिवाय ईश्वर की शरण में जाने का। तो हिंदू जनता ईश्वर की शरण मार्ग पर गई और भक्ति का गुण गायन किया। ऐसा कौन मानता है? आचार्य शुक्ल जी मानते हैं। वहीं उनके ठीक विरोध हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सच नहीं मानता हूँ। वो कहते भी कि मैं 12 आने भी इस तरह से उन्होंने पंक्तियाँ कही हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बिल्कुल भी शुक्ल जी की बात से सहमत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे शुक्ल जी ने कहा है कि किसी भी देश की जनता का जो साहित्य है वो किसी भी देश का जो साहित्य है वो जनता की चित्तवृत्ति का साहित्य है। ठीक है, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं जनता शब्द प्रयोग न करके हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या प्रयोग करते हैं? लोकहित में। तो यहाँ पर कुल मिला के जिस प्रकार से शुक्ल जी की अपनी धारणा रही, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अपनी धारणा रही, उन सबको लेकर भक्ति काल में एक तीसरे आलोचक भी हुए हैं जो कि 2021 में बहुत उभर कर सामने आए हैं। उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो अब ये चीज़ पहले इतना ज्ञात नहीं था, लेकिन जब TGT PGT UP में उनसे प्रश्न पूछे गए तो फिर लगा कि इनको भी पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं बच्चन सिंह जी की, जो कि बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। उनका क्या मानना है भक्ति काल से, क्योंकि उनसे लगभग 2 से 3 प्रश्न आए थे लास्ट 2021 में UPTGT PGT में। तो मैंने कहा पहले उनको थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो क्लियर कर लूँ। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देख लेते हैं वो क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या बच्चन सिंह ने माना कि भक्ति काल का उदय कैसे और कब और कहाँ हुआ। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। बोर्ड पर लिखती हूँ इसलिए कहती है कि लिखा हुआ, पढ़ना, सुनना, लिखा सब चीज़ जब एक साथ देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। हो सकता है राइटिंग कुछ दिक्कत करे, लेकिन मैं बोल रही हूँ उसके साथ साथ समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर भक्ति काल, जो कि जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है, जिसका समय है 1375 से 1700, आप सभी को ज्ञात होगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं शायद उनको ना हो तो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है। वहीं पर इसका समय क्या है? 1375 से 1700 है। बच्चन सिंह ने क्या माना है कि यह पहला भारतीय नव जागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था। ये बच्चन जी के शब्द हैं कि पहला जो भारतीय नव जागरण का जो समय था वो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भक्त कवि थे उन्होंने अपनी धारणाएं किस तरह से रखी, तो संस्कृत और अपभ्रंश का पल्ला छोड़ भक्तों ने देश भाषा में लिखना शुरू किया। यानी कि बहुत सारे ऐसे लेखक और कवि थे जिन्होंने उस समय भी संस्कृत भाषा में ही लिखा। तो कुछ भक्त कवि ऐसे हुए, उन्होंने सोचा क्यों ना आम जनता की भाषा में लिखना प्रारंभ किया जाए, ताकि जो जनता है वो आसानी से और अच्छे से पढ़ सके, समझ सके और उसकी ओर उन्मुख हो सके। तो यहाँ पर संस्कृत और अपभ्रंश का पल्ला छोड़ भक्तों ने देश भाषा में लिखना शुरू किया। अगला पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट लिखा है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2021 में आ चुका है प्रश्न। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर का। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आ चुका है, आने की संभावना आगे भी बन सकती है। तो यहाँ पर बच्चन सिंह जी के जो बुक्स में जो हमने देखा, उन्होंने लिखा है कि हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति है, हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा है। बेहद महत्वपूर्ण, संस्कृत को कूप जल कहा है और भाखा को
बहता जल कहा है। भाका क्या, हमारी हिंदी बोली जो देसी भाषा है उसके लिए भाका कहा है उन्होंने। तो तुलसीदास ने जोखिम उठाकर, वहीं पर कह रहे हैं बच्चन सिंह जी कि तुलसीदास जी ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना आरंभ किया। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि स्वयं तुलसीदास जी संस्कृत के महान प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने भी ये सोचा कि क्यों ना संस्कृत को छोड़कर हम जन भाषा में लिखें, तो उन्होंने अवधी भाषा में लिखना आरंभ किया। अवधी भाषा से आप सभी को पता ही होगी, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, जो कि उन्होंने अयोध्या से लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो और उनका काशी में समाप्त हुआ। और आपका रामचरितमानस 7 कांड है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कांडों का क्रम पूछ लेते हैं, कौन सा कांड किस क्रम पे है, तो रामचरितमानस के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अवधी भाषा में लिखना आरंभ किया किसने, तुलसीदास जी ने। अगला पॉइंट फिर से मैंने लिखा है यहाँ पर, महत्वपूर्ण आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है क्योंकि ये सभी आए हुए हैं और बेहद महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर इस प्रदेश की विचित्रता कहा है बच्चन सिंह ने, भक्ति काल के विषय में ही है। फ्रेंड्स एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने केवल भक्ति काल को लेकर चली, भक्ति काल का बेस क्या है उसके विषय में बच्चन सिंह जी ने क्या कहा है, मैं उस चीज़ को लेकर चल रही हूँ। मैंने अभी सगुण और निर्गुण बिल्कुल डिफाइन किया, सगुण और निर्गुण में बताऊंगी आपको अगली क्लास में, ठीक है। अभी मैंने केवल ये लिया कि भक्ति काल है क्या और लेखक के विचार क्या है, आलोचकों के विचार क्या, केवल मैंने उसको ही लिया है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से अलग अलग जो हमारे भक्ति काल कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं। तो यहाँ पर केवल भक्ति काल की बात करूं, इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ है। यहाँ पर कह रहे हैं किसका, भक्ति काल का जो आरंभ है, ऐसा बच्चन सिंह मानते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि नामदेव के द्वारा हुआ है, संतों का राम के बहुत सारे ऐसे जो संत थे, महाराष्ट्र के नामदेव थे, तो कोई कहता है बंगाल से हुआ है, कोई कहता है महाराष्ट्र से हुआ है भक्ति का उदय। यहाँ पे बच्चन सिंह जी क्या कह रहे हैं कि इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ, ऐसे मुसलमान द्वारा जो न तो वेद को ही मानता है और ना ही किताब को ही मानता है, यानी कि ना वो वेद पुराण मानता है और ना ही कुरान को मानता है। कौन, कबीरदास जी। यहाँ एक पॉइंट नोटिस करने वाला है कि यहाँ पर क्या कहा है किसने, बच्चन सिंह जी ने, कि इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ, ठीक है। ऐसे मुसलमान, क्या कहा है उन्होंने, कबीर द्वारा ऐसे मुसलमान। ऐसे मुसलमान का मतलब ये नहीं कि आलोचक भी मान चुका है कि मुसलमान ही थे, क्योंकि जो भ्रम फैला हुआ था कबीर हिंदू थे या मुसलमान, उन्हीं को लेकर कहा है कि ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, साथ ही किताब को भी नहीं मानता। अगर वो मुसलमान होते तो किताब को मानते, लेकिन उन्होंने ना वेद को माना और ना ही किताब को, यानी कि ना वेद कुरान उन्होंने कुछ भी नहीं माने। ऐसे थे कबीर। कबीर डंके की चोट पर अपनी बात को कहने वाले थे, निडर थे, उन्हें किसी भी चीज़ का कोई भय नहीं था। और यहाँ तक कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा भी है कि कबीर अपनी बात को जैसे तैसे, क्या अगर सीधे समझ में आते हैं तो ठीक है, वरना दरेरा देकर भी मनवा ही लेते हैं। और एक आप पंक्तियाँ आप सभी को पता होंगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि कबीर भाषा के डिक्टेटर थे, यानी वाणी के डिक्टेटर थे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है, ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, सूफियों का मुख्य क्षेत्र हिंदी भाषी प्रदेश ही था। यहाँ पर बात होती है, क्योंकि जब हम निर्गुण पढ़ेंगे तो निर्गुण में आप ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, तो प्रेमाश्रयी में सूफी काव्य धाराएँ आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चन सिंह जी कह रहे हैं कि ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता, किताब को नहीं मानता, साथ ही सूफियों का मुख्य क्षेत्र हिंदी भाषा प्रदेश, सूफी जो लिखते थे वो हिंदी भाषा क्षेत्र ही उनका प्रमुख ही था। दो संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी। बेहद महत्वपूर्ण ये चीज़, यहाँ से पंक्ति आपको बता दूं, यहाँ से दो संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी। बेहद महत्वपूर्ण है ये लाइन। तो यहाँ पर आपको ये दो संस्कृतियां आपस में टकरा, ऐसा ही आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने भी कहा है, आपस में दो संस्कृतियों की टकराहट ही ऊर्जा, इस तरह से उन्होंने कुछ अपनी पंक्तियां कही हैं। तो यहाँ पर निर्माण इतना हो गया है, दो संस्कृतियां आपस में टकराती
हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी। बेहद महत्वपूर्ण किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। आपको याद है? और किसके संबंध में कहा है? ये प्रश्न ऐसे हो सकता है कि दो संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी। बच्चन सिंह ने किसके संदर्भ में कहा है? ऑप्शन होगा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। यदि आपने पढ़ा है, आपको समझ आया है, तो आप तुरंत इसको बता देंगे ये भक्तिकाल के विषय में कहा है। वहीं आता है सामंतवाद के विरुद्ध दूसरा आंदोलन सूफियों का था। हिंदी सूफी काव्य की शैली मसनबी है, पर भाषा, छंद, विधान, काव्य रूढ़ी, कहानियाँ सब की सब भारतीय हैं। कौन कह रहा है? बच्चन सिंह जी। क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर कि हिंदी सूफी काव्य की शैली तो मसनबी थी, लेकिन जो वहाँ की भाषा, हिंदी, छंद, विधान, काव्य रूढ़ी जो भी थी क्या थी? सब की सब भारतीय ही थी। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आगे देखते हैं। फिर से एक महत्वपूर्ण मुझे यहाँ पे परिभाषा कह सकते हैं मिली है कि सामंतवाद के विरुद्ध दूसरा आंदोलन सूफियों का था। बेहद महत्वपूर्ण है कि सामंतवाद के विरुद्ध जो दूसरा आंदोलन था वो किसका था? सूफियों का था। एक एक लाइन इस तरह से आराम से एग्जाम में बन जाएगी कि बच्चन सिंह ने या फिर ऐसे सामंतवाद के विरुद्ध दूसरा आंदोलन सूफियों का था, किसका कथन है? तो अगर पढ़ा है तो बच्चन सिंह जी का है। फिर है मसनबी है, हिंदी सूफी की शैली मसनबी, यहाँ तक आपका हो गया। अगला है कि सामाजिक दृष्टि से कबीर आदि संतों और सूफियों के भक्ति आंदोलन के प्रतिवादात्मक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये देखिए आप लोग, मैं आपको बता दूं, बेहद महत्व, आखिरी लाइन जो है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सामाजिक दृष्टि से कबीर आदि संतों सूफियों के भक्ति आंदोलन को प्रतिवादात्मक यानी कि प्रोटेस्टेंट, प्रतिवादात्मक, प्रोटेस्टेंट, इस तरह से कहीं वर्ड आ जाएं तो मुश्किल नहीं होगी पहचानने में कि हमारे ये बच्चन सिंह जी हैं। ठीक है, प्रोटेस्टेंट और कृष्ण राम भक्ति आंदोलनों को प्रतिरोधात्मक, रेजिस्टेंट आंदोलन कह सकते हैं। ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। किसके संदर्भ में? भक्ति काल के संदर्भ में। ठीक है, किसी कवि और लेखक के संदर्भ में अभी कोई चर्चा नहीं हुई ना पे, या ना तो यहाँ पे हमने सगुण गुण को डिफाइन किया है, ना ही हमने निर्गुण को, ना ही प्रेम भक्ति को, ना ही हमने ज्ञान मार्गी को, ना ही किसी और मतलब शाखा को। केवल यहाँ किसके संदर्भ में? भक्ति काल के संदर्भ में, कि उनके भक्ति काल शुरू कैसे हुआ और इसमें क्या क्या हुआ। इसके बाद आगे हम आएंगे उन चीज़ों पर कि सगुण क्या है, निर्गुण क्या है। तो यहाँ पर जो कहा है लास्ट लाइन बेहद महत्वपूर्ण है कि सामाजिक दृष्टि से कबीर आदि संतों और सूफियों के भक्ति आंदोलन को प्रतिवादात्मक और प्रोटेस्टेंट और राम कृष्ण भक्ति आंदोलन को प्रतिरोधात्मक, रेजिस्टेंट आंदोलन कह सकते हैं। यहाँ पर इतना जो मैंने लिखा है, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि मैं कंटिन्यू बोल भी रही हूँ, जो लिखा है आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जितनी भी है जो मैंने आज लिखा है भक्ति काल के संबंध, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में आई हुई चीज़ें हैं ये, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और यही कहूँगी कि इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर इसमें से आपका 1 नंबर भी आ जाता है इतना पढ़ने के बाद तो बहुत बड़ी बात है ना। तो क्योंकि जो मैंने पढ़ा है उसमें से जो मेरे महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनको मैंने लाकर यहाँ पर बोर्ड पर सजाया है। तो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप हालत देख ही रहे हैं। तो यही कहूँगी कि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आगे मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ इसके लिए आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। कमेंट में आप अपना जो मार्गदर्शन है मुझे करते रहिए, बताते रहिए कि मैं और बेहतर कैसे कर सकती हूँ। तो यस, यही आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तो वीडियो देखने के लिए, इस क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।